एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। हम भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं और केंद्र राज्य संबंधों में पिछले हमारे क्लासेस में व्याख्यान में हमने केंद्र राज्य विधायी संबंधों को पढ़ा, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में मित्रों हम जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच केवल विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का ही विभाजन नहीं होता, अपितु वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है और यह समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि संघात्मक शासन प्रणाली, और यह विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं को संकटग्रस्त करती रही है। यानी दुनिया में जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो उसमें वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है और इस बंटवारे को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है, ऐसा होता रहता है। तो हम भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि हमारे संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण किस प्रकार किया गया है। तो उसमें पहला आता है टैक्स निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से यानी टैक्सेज से प्राप्त आय का विभाजन। यानी कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। पहली है संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और दूसरा करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। इसे हम ऐसे समझें कि हमारे संविधान में दो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। पहला ये है कि कौन कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी और कौन कौन से टैक्सेज राज्य सरकारें लगाएगी, ऐसा कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है। और दूसरा है टैक्सेज से प्राप्त, करों से प्राप्त आय का बंटवारा, यानी करों से प्राप्त आय कौन लेगा, इस तरह से। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि संघ सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या हैं। तो संविधान में लिखा गया है निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि, ये सब संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। एक बार पुनः सुन लें आप। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। अब बात करते हैं राज्यों के राजस्व स्रोत। ये हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि। ये है राज्यों के राजस्व स्रोत। एक बार पुनः सुन लें। राज्यों के राजस्व स्रोत हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि। ये है राज्यों के राजस्व स्रोत। अब हम बात करते हैं संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित, संघ द्वारा लगाए जाते हैं और इकट्ठे भी किए जाते हैं, फिर विनियोजित किए जाते हैं, ऐसे शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनियमों, प्रोमिसरी नोटों, हुंडियों, बैंकों आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा तथा मादक द्रव्य पर कर, शौक श्रृंगार की चीज़ों पर कर तथा उत्पादन शुल्क। ये ऐसे हैं जो संघ सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं। संग्रहित भी, इन्हें कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, फिर विनियोजित करती है उनको। इस तरह से ये सारे टैक्सेस वही लगाती है, वही कलेक्ट करती है और वही पैसा रखती है। दूसरा है संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण। यानी कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट
डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनका कलेक्शन करती है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो राज्यों को दे दिया जाता है। उसमें है कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर टैक्स, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, इसी तरह से रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़ा तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर कर, मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर और समाचार पत्रों से अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के माल के क्रय विक्रय पर कर। ये वो सारे टैक्सेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरोपित करती है, यानी लगाती है, खुद ही कलेक्ट करती है, लेकिन जो पैसा आता है वो राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कुछ टैक्सेस वो है जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करती है और पैसा भी केंद्र सरकार ही रखती है। दूसरे वो प्रकार के टैक्स जो अभी अभी हमने पढ़े हैं वो हैं संघ सरकार द्वारा आरोपित, संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण, यानी पैसा राज्य सरकारों को मिल जाता है। फिर आता है सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान। ये दूसरा पॉइंट है। संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये है संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उसमें पहला है पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दे दिया जाता है। मित्रों, इससे पुनः समझ लें। अब हम वो पढ़ रहे हैं कि सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान, यानी केंद्र सरकार जो अनुदान देती है, सहायता देती है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, तो उसमें आता है कि संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पहला तो है कि पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार क्या करती है, अनुदान के रूप में उसका कुछ भाग जो है जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दे देती है, क्योंकि जूट यानी पटसन वहाँ पैदा होता है, उत्पन्न होता है। दूसरा है बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। आए दिन हम जानते हैं जब भी मानसून आता है, बारिश आती है तो बाढ़ आती है या कहीं भूकंप आ सकता है या कहीं अकाल पड़ सकता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है। फिर है आदिम जातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं, जो आदिम जातियां हैं, इसी तरह जो कबीले हैं, उनकी उन्नति और कल्याण के लिए भी सहायता अनुदान राज्यों को केंद्र दे सकता है। और चौथा है राज्य को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकता है। मान लीजिए कोई राज्य में आर्थिक कठिनाई है तो उसको उस आर्थिक कठिनाई से निकालने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकती है। अब तीसरा बिंदु आता है ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। यानी केंद्र सरकार को यदि आवश्यकता हो तो वो देशवासियों से या विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है। और ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से धन उधार नहीं ले सकते। यानी राज्य भी उधार ले सकते हैं लेकिन उन्हें देश के भीतर ही उधार लेना होता है, विदेशी धन उधार नहीं ले सकते हैं वो। फिर आता है करों से भी मुक्ति, करों से छूट। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई टैक्स तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी राज्यों में स्थित है, तो जब तक संसद तय नहीं कर दे कानून के द्वारा, राज्य उस पर कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे कि भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं रेलवे जो है वो संघीय सूची का विषय है, तो भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के बिना कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं राज्य। और इसी प्रकार से संघ सरकार भी राज्यों की संपत्ति और आय पर टैक्स नहीं लगा सकती है। ये है करों से भी मुक्ति, यानी टैक्स से छूट दी गई है।
फिर आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। और ये क्या करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है, यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। यानी भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग जो है, ये जांच करता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से भारतीय संघ जो है राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण करता है। तो एक तरह से ये केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण भी है। छठा और अंतिम बिंदु आता है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता, अनुदान आदि संघ के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित हो। यानी अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार सहायता, अनुदान देती है राज्यों को, इसी तरह से संघ सरकार जो है टैक्सेज की आय में से भी राज्यों को बंटवारा देती है, हिस्सा देती है। तो ये सारे जो प्रावधान हैं इनको वित्तीय संकट काल के समय स्थगित किया जा सकता है। यानी देश में जब अनुच्छेद 360 लागू हो जाता है जो वित्तीय संकट काल की बात करता है, तो उस समय राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित कर दे जो क्या है, सहायता, अनुदान से संबंधित है या संघ के करों की आय में राज्य के भाग बंटवारे से संबंधित हो। तो इस तरह से ये वो प्रावधान है, कुल 6 प्रावधान जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को स्पष्ट करते हैं। एक बार पुनः सुन लें, ये 6 प्रावधान कौन कौन से। पहला है कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। दूसरा है सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान। तीसरा है ऋण लेने संबंधी उपबंध। चौथा है करों से विमुक्ति। पांचवा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। और छठा है वित्तीय संकट काल। निष्कर्ष में मित्रों हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति अर्थात केंद्रीयता के अनुकूल ही उपबंधों की योजना हुई है। यानी एक तरह से वित्तीय संबंध भी केंद्रीयता को ही बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है। यानी केंद्र सरकार पैसों के मामले में भी ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। एक प्रोफेसर M.B. पायली हैं, वो कहते हैं वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन है और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है, कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे भी झुकना पड़ता है। यानी केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए राज्य विवश है, मजबूर है, क्योंकि वित्तीय दृष्टि से केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, राज्यों की स्थिति ज़्यादा ताकतवर नहीं है। राज्य वित्तीय दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।